पुलवामा के इशू को लेकर जो विवाद फिर से भारत की राजनीति में छिड़ा है और जिसे कई बुद्धिजीवी अब फिर से एक नया रंग, एक नया एंगल बता रहे हैं हमें, जो हमारे ज्ञान में इजाफ़ा कर रहे हैं कि सरकार की गलती थी, कश्मीर को सरकार समझ नहीं पाई, बहुत अच्छी बात है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में होना चाहिए और मैं इसके साथ हूँ। पर मैं एक बात अपने राष्ट्र के साथ रखना चाहता हूँ एज़ ए शिक्षक। अगर हम सच नहीं बोलेंगे, तो हमारी ये जो कौम है, हमारा जो ये राष्ट्र है, ये विध्वंस हो जाएगा। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे हिसाब से सच है और हो सकती झूठ हो, पर रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो ये है, पुलवामा में हो सकता है कि सरकार की लापरवाही हो कि उनको एयरलिफ्ट करना चाहिए था बीएसएफ के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है। और पर ये देखना ज़रूरी है कि आज तक कितनी बार आर्मी हर बार उससे पहले एयरलिफ्ट की गई बीएसएफ। अगर नहीं की गई तो कोई बात नहीं, इसका पता लगे लैप्स क्यों हुआ। और अगर ऐसा, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ऐसा हो कि शायद जानबूझकर सरकार ने किया, कुछ लोग जो कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, अगर इसका मतलब ये भी है, तो भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी धरती की भूमि पर, इस राष्ट्र की भूमि पर हमारी सेना पैदल चले, हमारी सेना ट्रक पे जाए, हमारी सेना जहाज़ पे जाए। हमें डरने की ज़रूरत है। कौन है ये लोग जो हमारी चलती हुई सेना के ट्रक में बम डाल देते हैं? किसकी हिम्मत है ये? कौन इनको शक्ति दे रहा है? और क्या इनकी शक्ति सिर्फ़ पाकिस्तान से आ रही है या हमारे देश के अंदर छिपे हुए ऐसे लोग जो अपने ही राष्ट्र के खिलाफ हैं, और विशेषकर ऐसे लोग जो बुद्धिजीविता से भी अपने ही राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे आती है? प्रश्न ये उठता है। भारत के पास हथियारों की कमी नहीं, भारत के पास शक्ति की कमी नहीं, कमी है केवल चिंतन की, क्योंकि वहाँ पर द्विचिता पैदा हो जाती है कि यार हम ऐसा करें या ना करें, और यही संशय हमें ले डूबा। और प्रश्न ये है कि पुलवामा के बाद, महत्वपूर्ण ये है कि पुलवामा के बाद भारत ने एक स्टेप पीछे जाने के बजाय आगे गया। एक ऐसी सभ्यता जो 1000 साल से सिकुड़ती या इससे भी अधिक समय से सिकुड़ती ही जा रही है, अफ़गानिस्तान से लेकर के सिकुड़ती ही जाती पाकिस्तान से लेते-लेते अब बॉर्डर बिल्कुल भारत के कोर में पहुँच गया है। सिकुड़ती चली जा रही सभ्यता ने पहली बार स्टेप लिया और अग्रेसिव होकर के हमने कश्मीर को प्रॉपर, जो हमें पहले करना चाहिए था, उसको एनेक्स किया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि पुलवामा कैसे हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि पुलवामा के बाद हमने क्या किया, और यही ज़िंदगी होती है। उसके साथ क्या घटा, कैसे घटा, ये महत्वपूर्ण है। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपने उससे क्या मतलब निकाला और उसको कैसे आपने लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात ये नहीं होनी चाहिए कि पुलवामा क्या था, कैसे था, अगर करनी है करे। अब तो बात ये होनी चाहिए सरकार अब भी संशय में क्यों है? क्यों नहीं हम वहाँ जाके कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग से लैंड लेते और वहाँ उनको बसाते? उनके साथ भारत की जो मार्शल कौमें हैं, गोरखा है, राजपूत है, इस तरह की कौमों को बसाते, ताकि खौफ हो भविष्य के आतंकवादियों को। अगर तुमने आतंकवाद किया तो तुम्हें तुम्हारी जड़ों में नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और जो कौम और जो राष्ट्र अपनी वीरता के परिचय से डरता है और उसमें झूठी नैतिकता में फँस जाता है, वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि यही टैक्टिक्स जो आज कश्मीर में अपनाए जाए हैं, अब खालिस्तान में भी अपनाए जा सकते हैं, परसों नागालैंड में अपनाए जा सकते हैं, चौथो कहीं केरला में अपनाए जा सकते हैं। और फिर हम चिंतन करेंगे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें वहाँ ये सोचना चाहिए? जो भी विद्रोही भारत की राष्ट्रीयता, भारत की अस्मिता और हिंसा का रास्ता अपनाता है, उसके साथ समझौता क्या करना? अगर वो टेबल पे नहीं आता और सैनिकों पे वार करता, तो सैनिक पर वार भारत की राष्ट्रीय असंहिता पर वार है। तो इसकी कीमत उनको देनी चाहिए और लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो कौमें अपना डिसाइसिव डिसीजन नहीं ले पाती है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। जब भेड़िए बार-बार एक सांड की टाँगों पे वार करते जाते हैं, तो खून निकल-निकल करके एक दिन वो सांड, वो बैल गिर के मर भी जाता है, चाहे वो कितना भी सशक्त हो। तो प्रिसाइसिवनेस हमारे में, डिसीजननेस हम में होनी चाहिए। मेरे हिसाब से पुलवामा में क्या हुआ महत्वपूर्ण हो सकता है, उससे कई गुना महत्वपूर्ण है पुलवामा के बाद हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, वो कई गुना महत्वपूर्ण है और उसके कुछ फ्रूट्स भी हमें मिले हैं। पर अब हमें पीछे नहीं रहना है, उसको और अग्रेसिव बढ़ के ख़त्म करना है उसको। कश्मीर के एक बहुत बड़े भूभाग पर, जहाँ क कश्मीरी पंडितों का जो हिस्सा था, अगर वहाँ शहर में नहीं लेना, एक अलग फ़ॉरेस्ट में लीजिए और एक बड़ी बस्ती बसाई है अपनी। जैसे इज़राइल ने अपनी बस्तियाँ बसाई है, जैसे चाइना ने अपनी बस्तियाँ बसाई है, ताकि बात ये समझ आए
ये भरत बू है, ये हमारी प्राकृतिक और ऐतिहासिक बू है। इसका जो एक संवर्जन किया जा रहा है, एक नए इतिहास से, आक्रांताओं की सोच से, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्रेसिव होकर के हमें करना होगा। अगर ऐसे ही हम दुचिता में रहे, राष्ट्र दोबारा दोबारा अपने ही उस पर फंसता रहा, तो चिंता मत कीजिए, अगर ये मॉडल यहाँ सक्सेसफुल हुआ, ये खालिस्तान में भी होगा। ये छत्तीसगढ़ में भी कोई माओवादी भाई हमारा, कोई नक्सलवादी भाई कोई मॉडल ले आएगा, ये आदिवासी की हिस्सा अस्मिता खतरे में है जी, इसको फ्रीडम दे दो, चलेगा ये मॉडल। नॉर्थ ईस्ट में बहुत से क्रिश्चियन बहुमत वाले हमारे स्टेट हैं, वो बोलेंगे हमारी अस्मिता खतरे में, हमें अलग से दे दो, तो दे दे चलो फिर, और भारत के टुकड़े होते जाएंगे। तो जहाँ तक सेंटर के साथ नेगोशिएशन की बात है, फेडरल इश्यूज पे पावरों के लिए, वो बात चलेगी। पर भारतीय राष्ट्रीयता के साथ जो चुनौती देना चाहता है, उसका एक ही इलाज होना चाहिए, गन से भी और विचारधारा से भी। क्योंकि जब तक शत्रु के लड़ने की इच्छा नहीं टूटेगी, शत्रु हथियार नहीं छोड़ेगा। और हथियार छूटते हैं मानसिकता से, और मानसिकता टूटती है सामने वाले के डिसाइसिव और एक चित्ता से। बाकी राष्ट्र जाने, लोग जाने, चिंतन भारत की धरती पर रहता है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। पर एज ए भारतीय मुझे ऐसा लगता है कि हम अब भी फिर वही जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, गौरी को छोड़कर भाईचारा निभा करके, और फिर बाद में उसी गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ा नहीं, जो गलती कई और महान योद्धाओं ने हमारे की, वो गलती हम फिर दोहराएंगे। क्योंकि शायद हमारी संस्कृति में ही चिंतन है। हम संस्कृत हैं, अच्छी बात है, सामने वाले अगर वैश्य भेड़िए हैं तो उनके साथ संस्कृति नहीं चलती, उनके साथ सिंह ही बनना पड़ेगा आपको। बाकी आपकी चॉइस है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।